डियर व्यूअर्स, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आइए शुरू करते हैं। खंडहर वाले महल में समा रूही के मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। काफी देर बाद जाकर रूही होश में आई। होश में आते ही वो उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा और बोल पड़ी, वो कहाँ गई? समा ने उससे पूछा, कौन कहाँ गई रूही? किसकी बात कर रही हो तुम? रूही ने कहा, वही वो स्त्री कहाँ गई वो? रुद्र ने कहा, यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। आखिरकार तुमने ये घड़ा क्यों तोड़ा और उस स्त्री को आजाद क्यों किया? तुम्हें अंदाजा नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। समा ने कहा, हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी 35 साल की तपस्या मिट्टी में मिल गई और अभी वो न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान ले। रूही ये सुन शर्मिंदा हो गई और नजरें नीचे झुकाकर बोली, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। मैं तो अपने अंदर मौजूद अब्जा से शादी कर बहुत दूर जा रही थी, लेकिन वो बुढ़िया मिल गई रास्ते में। उसने मेरी खुशी का फायदा उठाकर न जाने क्या पीने को दे दिया मुझे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं होश में आई तो मेरे सामने वो घड़ा टूटा हुआ पड़ा था, जिसे शायद मैंने ही तोड़ा था, क्योंकि डंडा मेरे हाथ में ही था। स्त्री मेरे सामने थी। उसने मुझ पर जोरदार हमला कर दिया। जब तक मैं कुछ कर पाती, मैं दोबारा बेहोश हो गई। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। विक्की उससे कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी भास्कर रूही से पूछ पड़ा, तुमने कहा तुमने अपने अंदर की अब्जा से शादी कर ली है, इसका क्या चक्कर है? उसका इतना ही कहना था कि रूही के अंदर मौजूद अब्जा बाहर आ गई। वो भास्कर को देख अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। ये देख भास्कर सहम गया। उसने कहा, हाँ हाँ समझ गया, अब तुम जल्दी से चली जाओ अब्जा, स्त्री से भयानक तो तुम हो। ये बोलते हुए वो विक्की के पीछे जा चुका। तब विक्की रूही से पूछ पड़ा, तुम किस बुढ़िया के बारे में बात कर रही थी? उसने तुम्हें कुछ पिलाकर ये सब क्यों करवाया होगा? रूही एक बार और दुखी हो गई और बोल पड़ी, मैं नहीं जानती उसने ये सब क्यों किया मेरे साथ। मैं तो एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी बस। तब रुद्र बोल पड़ा, समा, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब तक उसने पता नहीं क्या किया होगा गांव वालों के साथ। तुम्हें जना को अकेले नहीं भेजना चाहिए था वहाँ। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। तभी वहां जना भागते हुए आया। उसने हाँफते हुए कहा, स्त्री, उसने यहाँ से छुटकर गांव के 20 मर्दों को गायब कर दिया है। ये सुन सबके होश उड़ गए। समा ने कहा, इसके पहले कि वो कुछ और करे, हमें उस पर काबू पाना होगा। रुद्र, बैग से विक्की की माँ की आत्मा की चोटी निकाल कर दो मुझे, जल्दी। ये सुन रुद्र अचानक दहशत में आ गया। उसने परेशान होते हुए इधर उधर देखा और बोला, समा, बैग तुम्हें बस में ही भूल गया। ये सुन समा क्रोधित हो गई और बोल पड़ी, अगर वो चोटी स्त्री के हाथ लग गई तो तुम नहीं जानते क्या होगा। हमें जल्द से जल्द उस बस का पता लगाना होगा। जना बोल पड़ा, कोई फायदा नहीं है इस बस का पता लगाकर। बस गांव से कुछ दूर पर ही पलट गई, जिससे उसमें भीषण आग लग गई और वहीं जलकर खाक हो गई। उसमें मौजूद सभी यात्री भी मारे गए। ये सुन सभी का माथा पसीना पसीना हो गया। किसी के पास आगे कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। तभी विक्की बोल पड़ा, ये स्त्री के अलावा और कोई नहीं कर सकता। रुद्र ने कहा, एक रास्ता है इन सबसे बाहर निकलने का। इसमें शास्त्री ही हमारी मदद कर सकता है। भला उससे अच्छा कौन जानता है स्त्री को? भास्कर ने पूछा, अब ये शास्त्री कौन है? रुद्र ने कहा, जिसने चंदेरी पुराण लिखा है, हो ना हो उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। सब शास्त्री की घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे थे। जब वे शास्त्री के घर पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। फर्श पर खून की बूंदें टपकी पड़ी थी। ये देख सभी तेजी से अंदर गए। वहां का नजारा देख सब चौंक पड़े। शास्त्री के सीने में चाकू घुसा हुआ था और वो टेबल पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सबको देख वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। जब सभी उसके पास गए तो उसके मुंह से निकल रहा था, विक्की, विक्की। इस सुन विक्की सबको देखने लगा। रुद्र का इशारा पाकर वो शास्त्री के पास जाकर बैठ गया। शास्त्री विक्की की आंखों में देखते हुए बोला, विक्की, अपनी माँ से कहना मैं उसे बहुत प्यार करता था। ये बोलते हुए उसने उसे एक कागज दिया जिस पर उसने खून से कुछ लिख रखा था। उसके बाद उसने विक्की के हाथों में ही दम तोड़ दिया। विक्की ने कहा, शास्त्री जी। उसने कागज को देखा तो उस पर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। ऐसी लिपि उसने कभी नहीं देखी थी। रुद्र उसके हाथ से कागज लेकर देखने लगा। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। भास्कर और अन्य सब भी उसे देखने लगे, लेकिन कोई पढ़ना तो दूर, ये भी न बता सका कि आखिर ये किस भाषा या लिपि में लिखी गई। तभी विक्की खड़ा हुआ और रुद्र से पूछ पड़ा, शास्त्री क्या कह रहा था? मेरी माँ से बहुत प्यार करता था, इसका क्या मतलब था?
ये सुन रुद्र ने कहा, क्या लगता है तुम्हें, उसने तुम्हारी माँ के ऊपर पूरा चंदेरी पुराण क्यों लिख डाला? विक्की खामोशी से रुद्र का मुंह निहारता रहा। रुद्र ने आगे कहा, जिन दिनों तुम्हारी माँ वैश्या थी तब शास्त्री उससे प्यार करने लगा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी से प्यार करती थी और उन्हीं से शादी कर ली। ये शास्त्री बर्दाश्त न कर सका और उसके बाद उसने जीवन भर शादी नहीं की। आगे चलकर इसने तुम्हारी माँ की याद में न जाने कितने ही किताबें लिख डाली। ये सुन विक्की शास्त्री को देखने लगा। उसके बाद उसने उसका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। समा ने कहा, हम इस कागज के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, चलकर उस स्त्री का सामना करना चाहिए। रुद्र ने कहा, समा, ये पता होते हुए भी कि चोटी उसके पास है, हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? समा ने कहा, हम इतने सारे हैं और वो अकेली, हम सच्चाई के साथ हैं, जीत हमारी ही होगी। ये सुन सब जोश से भर गए और समा के पीछे पीछे चल दिए। जब सभी गांव पहुंचे तो लगभग पूरा गांव खाली हो चुका था। वहां घना अंधेरा छाया हुआ था। इक्के दुक्के घरों में से रोशनी आ रही थी, वहां से रोने की आवाजें भी आ रही थी। ये वही घर थे जहां के मर्दों को स्त्री ने गायब कर दिया था। विक्की और भास्कर डर के मारे चिपक कर चल रहे थे। रूही के ऊपर अब्जा सवार थी, जो अलग ही मुस्कान के साथ चल रही थी। बीच बीच में उसे देख विक्की और भास्कर और भी डर जाते थे। तभी विक्की ने कहा, ये जना कहाँ चला गया इतने डेंजर सिचुएशन में साथ छोड़कर? ये सुन भास्कर ने बोला, फट्टू है तुम्हारा दोस्त, यहाँ आने की बात सुनकर छिप गया होगा शास्त्री के घर। ये सुन विक्की रुक गया और उसे घूर कर देखने लगा। भास्कर को लगा उसने कुछ गलत बोल दिया है। तभी विक्की हंसने लगा। ये सुन भास्कर भी हंस पड़ा। अभी दोनों हंस ही रहे थे कि उनके साथ चल रही रूही छलांग लगाकर किसी के ऊपर झपट पड़ी। जब उन्होंने देखा तो रूही और स्त्री हवा में एक दूसरे से लड़ रही थी। रूही ने स्त्री को जमीन पे पटक दिया और उसके ऊपर बैठ उसे मारने लगी। तब तक समा भी अपने असली रूप में आ गई और स्त्री को पकड़ लिया। रुद्र मंत्र पर स्त्री को काबू करने लगा। भास्कर भेड़िया बन गया और उसकी टांग अपने मुंह में दबोचने लगा। विक्की अभी उलझन में ही था कि वो क्या करे। तब स्त्री की आंखें चमकी। उसने लात मारा तो भास्कर दीवार से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। स्त्री ने रूही को मारा तो एक पेड़ पर जा अटकी और वहीं बेहोश हो गई। स्त्री की शक्तियों से समा, रुद्र और विक्की भी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे सब किसी अंधेरी जगह में रस्सियों से बंधे हुए थे। विक्की ने कहा, तुम सबके पास इतनी शक्तियां हैं, ये रस्सी तोड़ क्यों नहीं देते? ये सुन समा ने कहा, स्त्री ने हमसे सारी शक्तियां छीन ली हैं। न भास्कर भेड़िया बन पा रहा है, न रूही में अफजा आ पा रही है और मैं भी अपनी शक्तियां भूल चुकी हूँ। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। वहां बंधे बंधे सब अत्यधिक कमजोर हो चुके थे। अब तो आंखें भी खुली रख पाना उनके लिए मुश्किल था। तभी अंधेरे में दो आंखें चमकी जो उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। जब वो करीब आई तो वो डॉक्टर अनिका थी, उसके साथ जना भी थी। ये देख भास्कर की खुशी का ठिकाना न था। वो बोल पड़ा, अनिका तुम जिंदा हो? अनिका ने सबको छुड़ा दिया और इंसानी रूप में आकर बोली, हाँ जिंदा हूँ। मैंने तो तुम्हारा साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि बहुत से जंगल है जिनको मेरी रखवाली की जरूरत थी और मुझे पूरा यकीन था जिस जंगल को मैं छोड़कर जा रही तुम उसकी रक्षा जरूर करोगे, लेकिन तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आए। मैं तो तुम्हें सबक सिखाने आई थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे जना से सब कुछ पता चला। तुम्हें जंगल अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये सुन भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा मैं जंगल अकेला छोड़कर आया हूँ? हम जंगल की रक्षा के लिए वहाँ बिट्टू को छोड़कर आए हैं। ये सुन अनिका के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर विक्की के हाथों में पड़े कागज पर पड़ी। उसने कहा, अरे ये तो खड़गा स्क्रिप्ट है, ये किसने लिखी है? क्या यहाँ कोई खड़गा से है? ये सुन भास्कर ने चौंकते हुए कहा, खड़गा स्क्रिप्ट? अनिका ने कहा, हाँ मैं खड़गा से हूँ, जहाँ मेरे पापा ब्रिटिश इंडिया में पुलिस ऑफिसर थे। बाद में उनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश कर दी गई थी, जहाँ एक दिन शिकार करते हुए वे गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। रुद्र ने अनिका से कहा, सालों पहले शास्त्री भी खड़गा से आकर यहीं बस गया था। जना ने अनिका से पूछा, क्या तुम पढ़ सकती हो इसे? इसमें क्या लिखा हुआ है? अनिका ने कहा, इसमें लिखा है, अंबर के विपरीत किले का साथी, जहाँ मिलेगी मेरी दुलारी। जना ने कहा, हाँ आगे आगे पढ़ो, रुक क्यों गई? अनिका ने कहा, आगे कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है, अंबर के विपरीत किले का साथी, जहाँ मिलेगी मेरी दुलारी। सभी एक साथ सोचने लगे, इसका मतलब क्या होता है? अंबर के विपरीत किले का साथी, जहाँ मिलेगी मेरी दुलारी। तभी भास्कर ने कहा, मिल गया। अंबर के विपरीत यानी पाताल और किले का साथी यानी किले का पर्यायवाची होता है कोट, मतलब पाताल कोट। आगे है जहाँ मिलेगी मेरी दुलारी, मतलब शास्त्री जिससे प्यार करता था, यानी विक्की की माँ ही उसकी दुलारी थी, जिनकी आत्मा अभी पाताल कोट में है शायद, इस पहेली के अनुसार।
ये सुन सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। सभी पतालकोट कैसे चले इसका प्लान बनाने लगे। इधर जना के चेहरे पर अजीब भाव थे, उसकी आंखें चमक रही थी। वो न जाने कब से स्त्री के वश में था।